हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज दोस्त तेरे लिए वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 8 आया है, मैं लेके आया है। हाँ, क्या है? क्वेश्चन 11 बन रहा है अपना। एक्सप्लेन स्प्रिंग्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। धांसू टॉपिक है। आई एंजॉय टू टीच स्प्रिंग। जब भी स्प्रिंग पढ़ाता हूँ मन प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत पढ़ने को बहुत कुछ है, वीडियो भी बहुत लंबा है, आज सीखने को बहुत कुछ है इसमें तेरे लिए, है। सबसे पहले तो देख, स्प्रिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा फिनोमिनन इमेजिन कर, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग के खुद के फोर्स पे भी मतलब बात करनी है हमको। जैसे स्प्रिंग को तूने यूँ पुल किया, इफ यू स्ट्रेच द स्प्रिंग, इफ यू पुल द स्प्रिंग, फिर छोड़ दे तो स्प्रिंग वापस नॉर्मल पोजीशन में रिस्टोर हो जाता है। कौन करता है? स्प्रिंग का खुद का फोर्स। तेरा फोर्स स्प्रिंग को ऐसे लेके जाता है, फिर तू छोड़ा तो स्प्रिंग को वापस कौन लाया? नॉर्मल टू द नॉर्मल पोजीशन। कौन लाया? उसका खुद का फोर्स। तो जो स्प्रिंग का फोर्स है ना, वो भी सीखेंगे पूरा आज। स्प्रिंग का फोर्स है वो वेरिएबल भी होता है और कंजर्वेटिव भी होता है। पहला ही लाइन ये लिखना है कि स्प्रिंग फोर्स इज, यहां से अपना पहला पॉइंट बनता है, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव। वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव। अब देख दोस्त, तेरा आगे का पूरा थियरी है ना, आधा थियरी मुझे तुझे ये समझाने में और प्रूव करने में लग जाएगा कि स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल क्यों है। बाकी का आधा थियरी में तुझे ये समझाया जाएगा कि स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव क्यों है। फिर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा और मिलेगा, ऐसे अपना लेक्चर रन होगा। लेकिन इसमें कुछ भी पढ़ाऊँ उससे पहले मुझे एक बात तो स्ट्राइक हो गई, क्या? कि स्प्रिंग का मामला है दोस्त, फोर्स वेरिएबल है। अब फोर्स वेरिएबल होता है तो फिजिक्स में कौन से फॉर्मूले हम ले सकते हैं और कौन से फॉर्मूले नहीं ले सकते हैं, ये भी तो नॉलेज होना चाहिए पिछला अपने को। तो देख बताता हूँ दोस्त, फोर्स वेरिएबल है तो मतलब ये एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। ये दिख रहा है ना टेक्नीशियन यहाँ पे लिखने से। फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, और एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो वो जो तीन फॉर्मूले थे ना, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, d इज इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। हाँ, ये तीन में से एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा स्प्रिंग के मामले में, बिल्कुल नहीं लगेगा। ले, काहे नहीं लगेगा? स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल है तो उससे एक्सेलरेशन भी वेरिएबल ही होगा। एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो फॉर्मूले थोड़ी लगेंगे। अरे ये फॉर्मूले तो किसके लिए थे? टाइटल था ना उधर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्मूले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशन। मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ही ये फॉर्मूला लगता है, वरना नहीं लगता है। यहाँ पे तो नहीं है ना। हाँ, तो इस पूरा स्प्रिंग का मैटर को सुलटाने में, अरे मतलब वही स्प्रिंग का पूरा मामला हैंडल करते वक्त, टू डील विद स्प्रिंग मैटर्स विल नॉट यूज दीज फॉर्मूला। एक और बात, जो वर्क है, वर्क के भी 2-3 फॉर्मूले जानता है तू? कौन कौन से? एक तो देख, वर्क का ये फॉर्मूला जानते हैं FD cos, दूसरा जानते हैं इंटीग्रेशन FDX, है ना। तो वर्क का भी कौन सा फॉर्मूला लेवे? तो इसमें भी पैटर्न था बिल्कुल कि कांस्टेंट वर्क है, कांस्टेंट फोर्स है तो ये लेना है, और वेरिएबल फोर्स है तो ये लेना है। तो आज अपना जो स्प्रिंग का फोर्स है वो वेरिएबल है, तो वर्क भी कौन सा चलेगा? ये वेरिएबल वाला। इससे आंसर लाएंगे, ये नहीं चलेगा आज। तो बस अब थियरी स्टार्ट करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि तुझे पिछला भी तो पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला लेते हैं फिजिक्स में। सारे फॉर्मूले के लिए पैटर्न सेट है। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से वर्क, मान ले कहीं जरूरत होगी तो हम वर्क का फॉर्मूला भी लेंगे ना, तब की बात है ये, ठीक है। लेकिन तू प्रिपेयर रहे इसके लिए। अब चल आ जा, अब पहले हम स्प्रिंग का ड्राइंग लेते हैं। स्प्रिंग के 2-3 अलग अलग सिचुएशंस बताता हूँ कि स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में कैसा है, स्प्रिंग को थोड़ा पुल करने पे कैसा है, फिर स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस किया तो कैसा दिखता है। ऐसा 2-3 छोटा मोटा ड्राइंग है, चल देख।
ये रहा एक रिजाइड सपोर्ट, रिजाइड वॉल, रिजाइड मतलब हिलेगा नहीं भी यहाँ से, हाँ चल। ये रहा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। टेक्नीशियन हैंडराइटिंग बहुत छोटा हो रहा है क्या? दिख रहा है ना कैमरे में प्रॉपर? ठीक है, ये लिखना भी नहीं है, मैं हूं ना। हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये हो गया आपका ब्लॉक। समझो इधर एक ब्लॉक है, यहां से आपने लगा दिया स्प्रिंग, ये लगा दिया स्प्रिंग, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट ड्राइंग कैसा बनेगा? ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है, समझ लो ये एक्स एक्सिस है। अब इस स्प्रिंग को थोड़ा सा यूं पुल किया जाए, यूं खींचा जाए, यूं आ जा, या तो स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा और ब्लॉक थोड़ा आगे आएगा ना। हाँ, तो नेक्स्ट ड्राइंग ऐसा इमेजिन करें कि सपोज ब्लॉक अपना यहाँ पे आ गया इधर, तो स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा, हो गया स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 टर्न है, इसमें 5 ही टर्न आ रहे हैं। हाँ तो तू 6 बना ले बस, ठीक है। टर्न्स मत गिनने बैठे, ये फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। अब सी में क्या ड्रॉ करूंगा? यस, तुझे हिंट तो मिल गया होगा। सी में क्या ड्रॉ करेंगे? सी में थोड़ा ब्लॉक को कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग को, ब्लॉक को दबाएंगे थोड़ा, तो स्प्रिंग थोड़ा, है ना, हाँ, तो ब्लॉक दब गया, गिले। 6 टर्न है पूरे के पूरे, चल हो गया। तो 3 अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस फॉर यू ऑन स्प्रिंग। ओके, अबाउट स्प्रिंग। अब इसके बारे में कुछ थियरिकल पॉइंट लिखे, थोड़ा लिखते ना, चलो स्टार्ट तो करते हैं कुछ। चल, क्या ये जो स्प्रिंग लिया गया है ना यहाँ पे, ये स्प्रिंग का स्पेशलिटी है क्या? एक तो ये स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास है, बिल्कुल हल्का है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का मास कहीं एंट्री नहीं होना चाहिए अपने कैलकुलेशंस में। अभी हम जो भी पूरा काउंटिंग, कैलकुलेशन, कंप्यूटिंग जो भी करेंगे, वो इस ब्लॉक के मोशन को स्टडी करेंगे कि ब्लॉक का मोशन कैसा हो रहा है। तो ब्लॉक का मास मैटर करता है उधर। अब तो स्प्रिंग थोड़ा वजन वाला लेगा तो स्प्रिंग का मास भी बार बार कंसीडर करना पड़ेगा, तो हमको इरिटेट करेगा। तो स्प्रिंग बिल्कुल मासलेस ले लो, फिर देखते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग एक तो नेग्लिजिबल मास वाला है, दूसरा इलास्टिक है, थर्ड कि ये हुक के लॉ को ओबे करता है, ऐसा स्प्रिंग है। हुक के लॉ को ओबे करना मतलब आएगा अभी इधर, अभी तो पढ़ते पढ़ते आएगा हुक का लॉ कहाँ ओबे होता है, वो सीखेगा। तो पहले तो 3 स्पेशलिटी वाला स्प्रिंग है, देख ले क्या। स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग, ओबेइंग हुक्स लॉ विथ नेग्लिजिबल मास, ये 3 स्पेशलिटी है स्प्रिंग का। ऐसा स्प्रिंग लिया जिसका एक एंड रिजाइड वॉल पे बांधा हुआ है और दूसरे एंड पे ब्लॉक बांधा हुआ है, और ब्लॉक खुद हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है। तो ये सारा जो समझ आया ना बोलने से, उसको अब डिलीवर करना है पॉइंट के फॉर्म में। तो पॉइंट धांसू लिखना पड़ेगा। चल लिखते हैं, लिखते रहे, घबरा नहीं। चल, क्या कि एज शोन इन फिगर, हाँ चल मस्त लिखूंगा पॉइंट, घबरा नहीं। एज शोन इन फिगर, एन इलास्टिक स्प्रिंग obeying Hooke's law with negligible mass is shown as shown in figure. Consider, या ये जमता नहीं है सेंटेंस, तो consider an elastic spring obeying Hooke's law with negligible mass as shown in figure, as shown in figure. Next point इसी में दे दे क्या कि one end of spring is tied to a rigid wall. वॉल रिजाइड होना चाहिए, वॉल हल्का फुल्का हुआ तो स्प्रिंग को खींचा तो वॉल भी उखड़ के साथ में आ जाएगा, तो लोचा हो जाएगा। हाँ, तो वॉल रिजाइड होना चाहिए, ठीक है। वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज tied to a rigid support and another end is tied with a block. One end of spring is tied
to a rigid wall and another is tied to a block of mass m. अब लास्ट पॉइंट इस इंट्रोडक्शन के लिए कि ब्लॉक इज रिस्ट्रिंग ऑन, ब्लॉक इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, या तो लिख दे ब्लॉक इज फ्री टू मूव, ब्लॉक इज फ्री टू मूव फ्रिक्शनलेस, हाँ फ्रिक्शन नहीं लिया यहां पे, ब्लॉक इज फ्री टू मूव फ्रिक्शनलेस ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। दिख रहा है टेक्नीशियन यहां तक? हाँ, ये जो सरफेस है तेरा फ्रिक्शनलेस है। तो इस थियरी में कहीं फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, सब कुछ स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन किसी प्रकार का एनर्जी खाएगा नहीं, फ्रिक्शन को लड़ने में किसी प्रकार का एनर्जी अपना वेस्ट होगा नहीं, फ्रिक्शन लेस ही है पूरा मामला ही। ठीक है, ओके दोस्त, इसको और सही करने के चक्कर में और बिगाड़ देते हम। बस आप बढ़िया रे, जो भी है एडजस्ट कर लाइफ में, तो वो नहीं तो मैं कौन सा बड़ा पेंटर हूँ। चलो ठीक है, तो स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया, इस टाइप का स्प्रिंग है और ये ब्लॉक का सिचुएशन है। अब आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ना है कि स्प्रिंग जब यहाँ पे है, ये उसका नॉर्मल पोजीशन है, ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्प्रिंग को देख थोड़ा पुल किया है और x इज इक्वल टू xm तक लेके गए। अरे xm ऐसे ले लिया, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ले लिया इतना, तो इसको x1 x2 x3 जो लेना है लेना, भाई नाम में क्या रखा है। फिर जब इसको कंप्रेस किया तो मान लीजिए xc जितना कंप्रेस किया इसको, c फॉर कंप्रेस तो सर p फॉर पुलिंग नहीं रखा, मेरे को xm रखना है जा। हाँ चल, तो अब हम स्टोरी बताएं स्प्रिंग का क्या, कि जब स्प्रिंग को पुल किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा होता है, वो फोर्स उसको बैक टू द नॉर्मल पोजीशन ले आता है। दैट फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स अकर्स इन स्प्रिंग, समझा? तो इस बात को, और ऐसा सिचुएशन फिगर बी और सी में दिखाया गया है कि स्प्रिंग को पुल किया और कंप्रेस किया, है ना। तो ये जो स्टोरी समझा ना, इसको लिखना है मस्त तरीके से। कैसे लिखेगा? इफ स्प्रिंग इज पुल्ड और कंप्रेस्ड, restoring force occurs into the spring which brings it back to the normal position. yes, अच्छा पॉइंट मिल गया। चलो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? if spring is pulled or compressed, a force occurs into spring which brings back spring into normal position. यस, इसी फोर्स को, ये जो फोर्स उसमें पैदा हो जाता है स्प्रिंग में, खींचने पे या दबाने पे जो फोर्स पैदा हो जाता है स्प्रिंग में, उसी फोर्स को उसका रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वापस नॉर्मल सिचुएशन में ले आता है ना। हाँ, तो लिख दांसू चीज कि दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, है ना। ठीक है, तो एंड फिर लाइक कि दिस सिचुएशन इज शॉन इनटू फिगर बी एंड सी। दिस सिचुएशन इज शॉन इन फिगर बी एंड सी। टेक्नीशियन यहां तक कवर हो रहा है ना लिखना? ठीक है, बस तो मामला समझ में आया क्या, कि जब स्प्रिंग को पुल करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तूने पुल करके छोड़ दिया तो वैसे तो रहेगा नहीं, ये वापस आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे। या तूने कंप्रेस करके ये छोड़ दिया तो ऐसे रहेगा नहीं, तो जैसे ही छोड़ेगा बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। तो इसको ये ले वापस नॉर्मल पोजीशन में लाता कौन है? उसका खुद का फोर्स, एंड दैट फोर्स इज रीस्टोरिंग, क्योंकि वो स्प्रिंग को रीस्टोर करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, है ना। हाँ, अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अच्छा, ये रीस्टोरिंग फोर्स को गौर से देखा तूने? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है,
बिल्कुल। अरे हाँ, तू देख स्प्रिंग को यूं स्ट्रेच कर यूं, ये ताकत लगता है रे। हाँ, स्प्रिंग को ऐसे खींच, ये तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर हुआ ना, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो वापस उसको इधर लेके आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं? अच्छा दूसरा, दे बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ सच्ची बोल रहा हूं, अरे मां की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं। देख कैसे, तूने स्प्रिंग को मान ले इतना, समझना, समझने के लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं तेरे को। स्प्रिंग को इतना सा स्ट्रेच किया यूं और छोड़ दिया तो वो आराम से वापस आ गया। स्प्रिंग को थोड़ा और खींच, ये अब छोड़ तो वो जूम पहले से ज़्यादा तेजी से आएगा ना, फिर और खींच, फिर छोड़, जूम। मतलब जितना तू ज़्यादा खींचेगा ना उतना रिटर्न आने का एबिलिटी भी बढ़ जाएगा उसका, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होता जाएगा। जितना ज़्यादा खींचेगा उतना सड़ाक से वापस आएगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ उतना फोर्स भी ज़्यादा लगा, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से बढ़ जाता है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट साइड, इन अपोजिट साइड। स्प्रिंग को इधर खींचा, फोर्स इधर खींचेगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे एक धांसू सेंटेंस लिखना पड़ेगा जिसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसलिए। क्या कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स of spring is directly proportional to the displacement but in opposite direction, but in opposite direction। हाँ ठीक है, तो चलो अब यहाँ से फॉर्मूला सेट कर दे क्या कि स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं भैया। तो स्प्रिंग का फोर्स है तो Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी नीड टू पुट अ माइनस। सिंपल, हो गया तेरा काम, हो गया। बताता हूँ वेरिएबल क्यों है फोर्स, इसी पे बात थी ना। मैंने बोला था आधा लेक्चर तो तुझे ये समझाने में चला जाएगा, बाकी के आधे लेक्चर में ये समझ लेंगे, फिर बचा कुछ लास्ट में कुछ और देख लेंगे। तो चल यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते, अभी वेरिएबल पे आ गई ये बात। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यस, इस कांस्टेंट को रुक रहे, लिखने का मजा नहीं आया, नेगेटिव को अच्छे से दिखाना जरूरी है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ना, इस पे बात करते हैं। क्या ये है? क्या एक्चुअली ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। क्या ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं इसको भैया। हाँ अच्छा, इसका फार्मूला क्या है सर? तो इसका फार्मूला है, ये दिख तो रहा है, k इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एक्स, ये फार्मूला है। सर जी इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट भैया ये रहा, यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, ये हो गया यूनिट, ठीक है। इसके बारे में एक दो और बातें फेमस है बाजार में, तेरे को नहीं पता ना, मैं जानता हूँ इसको, बड़ा फेमस है ये। देख ये के बड़ा हुआ ना, या के हाई है या के लो है, तो उस पर स्प्रिंग का टाइप पता चलता है। रेस्ट कर रहा हूँ रे, कब से बोल रहा हूँ, मुंह दुखता है। देख के हाई हुआ तो ऐसे स्प्रिंग को बोलेंगे स्टिफ, कड़क एकदम, और लो हुआ तो स्प्रिंग कैसा है? सॉफ्ट। हाँ ये दो चीज़ें बहुत धांसू है भाई, इसको रेड करना पड़ेगा, काम में आएगा तेरे। स्प्रिंग का कंपैरेटिवली पता कर सकते हैं, जैसे दो स्प्रिंग है तेरे पास, एक ये रहा, ये दूसरा स्प्रिंग है, मान ले इसका के 10 है और इसका के 2 है, तो 10 के है ना, तो इस 2 वाले के कंपेयर में 10 वाला ज़्यादा स्टिफ है और 2 वाला सॉफ्ट है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये हो गया के बारे में। भाई के का स्टोरी देना जरूरी था ना, के नया नया आया, पहली बार तेरी लाइफ में आज ही आया है, तो उसके बारे में बात करना जरूरी बनता है, इतने पॉइंट्स, ठीक है दोस्त। अब मुझे नहीं लगता है, क्या मुझे तो बहुत कुछ लगता है, रुक
फोर्स वेरिएबल है, देख फोर्स के अंदर x आ रहा है, अपनी बात हो चुकी थी पहले कि फोर्स x पे डिपेंड करता है या t पे डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्स को वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स के अंदर आ गया ना x, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तू चाहे तो लास्ट में एक धांसू सेंटेंस अपना दे सकता है क्या, कि हियर फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑन x, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरिएबल फोर्स। या वो लिख ले वो बचपन से जो रटा हुआ है, हैंस प्रूव्ड फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, चल अब स्क्रीनशॉट ले ले, वेरिएबल का किस्सा ही खत्म हो गया। चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, हो गया तेरा स्क्रीनशॉट, देख मेरा भी बोर्ड क्लीन हो गया पूरा। हाँ हाँ, अब हम बात करने वाले हैं, टेक्नीशियन यहाँ तक दिख रहे हैं ना, थोड़ा कैमरा सेट करो, ये आ जाना चाहिए इतना और इतना आ जाना चाहिए, थोड़ा सा इधर, मैं करके देता हूँ सेट। ओके चल दोस्त, अब कंजर्वेटिव फोर्स है ये, ऐसा प्रूव करना है। फोर्स कौन सा है अपन ने नोटिस किया ना, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, कहीं काम आएगा, स्प्रिंग का फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, तो अपन ने आगे पढ़ा हुआ है। कंजर्वेटिव मतलब ऐसा फोर्स कि जिसके लगने से जो वर्क होता है वो वर्क पोजीशन पे डिपेंड करना चाहिए, पाथ पे नहीं, तो हम समझेंगे कि ये वाला फोर्स अपना कंजर्वेटिव था। तो याद रखना, फोर्स कंजर्वेटिव मतलब उसकी वजह से जो वर्क होगा, वर्क डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ऐसा प्रूव हो जाए तो तू समझ जाना कि सोहम सर ने कंजर्वेटिव प्रूव कर दिया। चल तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम वर्क फाइंड करते हैं। वर्क फाइंड करते हैं, चल ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक काम कर, दो सिचुएशन लेते हैं, पहले ये वाली कि पुल करने पे, देख यार तू समझ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तेरे लिए मैं कंफ्यूज होता कि तुझे और कैसे अच्छे से समझाऊँ, कैसे डिलीवर करूँ। हम जब स्प्रिंग को ऐसे पुल करते हैं तो ऑब्वियसली हमने तो फोर्स लगाया, तो हमारे फोर्स की वजह से, मतलब हमारा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना, बाहर से दिया हमने, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी वर्क होता है, और उसके अंदर खुद का फोर्स नहीं होता, ये वो भी तो अपोज करता है ना, तो वो भी वर्क कर रहा है, तो हम दोनों वर्क कैलकुलेट करेंगे। फिर इसमें भी कि जब कंप्रेस किया है तब भी ये दोनों वर्क कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट ले लेता हूँ, ऐसे बढ़िया दो डिपार्टमेंट कर देता हूँ। हाँ हाँ, इधर इन केस ऑफ पुलिंग ब्लॉक, ब्लॉक को पुल करने पे क्या वर्क मिलेंगे, और इधर ले लेते हैं इन केस ऑफ कंप्रेसिंग ब्लॉक, ब्लॉक को कंप्रेस करने पे क्या सीन आएगा। ठीक है, ओके ये टेढ़ा जा रहा है लाइन, तो तू खुद पट्टी लेके सीधा कर दे। ओके डन, चल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फॉर्मूला लूँ वर्क का, अरे ये लेंगे, वेरिएबल फोर्स है, हाँ, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अच्छा माइनस ले लूँ पहले से, हाँ ले ले, बात तो हुई थी अपनी पहले भी, क्या कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब वर्क पॉजिटिव आता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क नेगेटिव आता है, जानते हैं हम। तो ये फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग वाला फोर्स है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसलिए नेगेटिव आ गया। ठीक है, लिमिट क्या रखना है, तो लिमिट देख, तेरा ब्लॉक इस नॉर्मल पोजीशन पे था, तूने इतना स्ट्रेच किया, तो 0 से xm तेरा लिमिट है। ठीक है, चल अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कर भाई कर। इंटीग्रेशन अभी थोड़ी होगा सर, अभी तो वैल्यू रखेंगे, तो रख देते हैं, मुझे कौन सी जल्दी है। 0 to xm, किसका, ये फोर्स का वैल्यू रखेंगे ना, माइनस के एक्स। क्यों रखेंगे, माइनस तो आ चुका पहले ही सर, हाँ, के एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्त, अब देख के को बाहर ले ले, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ओ भाई, मैं इंटीग्रेशन सिखाने का लेक्चर नहीं है, स्प्रिंग का लेक्चर है, पिछले बहुत लेक्चर में इंटीग्रेशन पे बहुत सिखा चुका हूँ। x का इंटीग्रेशन x²/2 नहीं है, मतलब तुझे स्प्रिंग पढ़ने का हक नहीं है, जा पिछली पढ़ाई करके आ थोड़ी, तो टीचर को भी थोड़ा रिलैक्स फील होवे। हाँ चल दोस्त, अब ये लिमिट अंदर रखते हैं, जानते हैं हम कैसे रखना है। ये 2 को इधर बाहर रख दिया, x की जगह एक बार xm डाल दे यूँ, और x की जगह एक बार 0 डाल दे, तो आंसर आया -12 के xm स्क्वायर।
ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इतना ही वर्क हमको भी करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो लिख दे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे कुछ धांसू आने वाला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सेम टू सेम बट पॉजिटिव ना। हाँ क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, जहाँ से हम खींच रहे हैं उसी साइड ब्लॉक सरकता है ना, तो पॉजिटिव वर्क आया। ठीक है दोस्त, ओके। अब हम जो वर्क करते हैं स्प्रिंग को पुल करने में, कहाँ जाता है वो वर्क? स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो टाइटल क्या था तेरा? एक्सप्लेन स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाला किसने, आया कहाँ से? तूने यूं खींचा ना उसको, तो तेरा वर्क गया कहाँ गया? नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। कंजर्वेशन लॉ तो पता है ना, अपना वर्क कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाके सेटल होता है। तो अपना वर्क इस बार स्प्रिंग के अंदर सेटल हुआ इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो एग्जांपल दिया था ना, डस्टर को इतना हाइट पे ले जाओ, तो हम जो वर्क करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। हाँ ये वही तो मामला है, हम जो वर्क करेंगे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो लिख दे कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टेक्नीशियन यहाँ पे लिखूंगा तो दिखेगा ना, अभी तो एक ही लाइन लिखना है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इनटू स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देंगे। ले आ गया फार्मूला एक और बढ़िया मजे कर। तो देख स्प्रिंग के मामले में तेरे पास स्टॉक बढ़ गया, दो फॉर्मूला हो गया, फोर्स का ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है तू ले। चल अब दूसरा वाला केस पहले पढ़ लेते हैं, फिर फालतू की बातें करते हैं ना। दूसरे वाले केस में क्या है सीन? कंप्रेसिंग है, सेम टू सेम, करना कुछ नहीं है हमको, इतना ही डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपना एक्स ही है इसमें। तो लिख दे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करना है, सीधा बताना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है एक्स ही जितना है, तो डायरेक्ट लिख ले वर्क इज इक्वल्स टू -1/2 के एक्स का स्क्वायर। फिर दूसरा टाइटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखते हो सर? एक्सटर्नल फोर्स, सेम टू सेम वर्क बट इन पॉजिटिव फॉर्म। यस ये हो गया दोस्त तेरा वर्क का। लेकिन सर अभी आपने ये तो नहीं बताया कि ये वर्क पोजीशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। वो बताओगे तभी कंजर्वेटिव को जस्टिफाई कर पाओगे। तो बता रहा हूँ मैं, कौन सा भाग के जा रहा हूँ फॉरेन। चल बताता हूँ। टेक्नीशियन ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ तक लिखूंगा मैं, चलेगा ना? चल यहाँ पे दिखाता हूँ। इसी को फिर से स्टार्ट कर, ये वाले फॉर्मूले को। हाँ इसमें लिमिट क्या था? 0 से xn। अब मान ले मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको मिटा रहा हूँ, फिर अभी ड्रॉ करके दूंगा वापस, शांति रख। हाँ घबराने का नहीं, जिससे तेरा ब्लॉक वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, किसी और जगह यहाँ पे। ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से पुल करके यहाँ तक लाया तू। ठीक है, तो फॉर्मूले में सिर्फ लिमिट बदलेगा, xi से xf आ जाएगा। तो चल लिखो, इस केस को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते करते अपनी बात खत्म हो जाएगी। चलो कि इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक is xi and final position of block is xf. In that case work done can be calculated by the formula work done by spring force. ठीक है, उसको प्रूव करना है ना, तो work done by spring force लेते। चलो डायरेक्ट उठाओ रे, अब बहुत हो गया तामझाम। चल उठा, -xi से xf kx dx। भाई हैंडराइटिंग बहुत छोटा हो रहा है क्या अभी? अब दिख रहा है ना कंफर्टेबल? चलो ये k आ गया बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट आ गया xi से xf। ध्यान से देखियो तू, -k/2 लिमिट डाल दे
एक्स एफ माइनस एक्स आई स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर तो ये मिलेगा के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ माइनस प्लस में गड़बड़ी हुआ साहब। क्या गड़बड़ी हुआ बे? ये आएगा माइनस, रुक फिर से लिखते, अपने को माइनस प्लस की टेंशन नहीं है। एक्स एफ का स्क्वायर एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एफ का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब बताता हूं तुझे, देख अब बताता हूं कि इफ एक्स आई और एक्स एफ इक्वल है, मतलब इनिशियल पोजीशन पे तू वापस आ गया है। ये दिख रहा है ना यहां तक? ये नहीं दिख रहा है, ये तो ये दिख रहा है, तो ये तो दिखेगा ना, लेवल टू लेवल लिखा है। इससे थोड़ा, इससे आगे नहीं लिखूंगा। हाँ, इफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, मान ले जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे भी एक्स आई आएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। यस, तो पता चल गया ना कि वर्क डिपेंड्स ऑन पोजीशन। पोजीशन नहीं बदला तो वर्क 0। फिर तू ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक ले गया, वापस यहाँ लाके छोड़ दिया, तो वर्क डन 0। तो हो गया ना प्रूफ? हाँ, तो यहाँ पे मस्त डायलॉग लिखना पड़ेगा कि thus we can say that work done by spring force depends on position. Work done by spring force depends on position. तू वीडियो पे टिका रहे, मजा आता जाएगा। अभी देख, इससे भी दांसू चीजें लाता हूँ। Depends on position. So spring force is conservative force. Spring force is conservative force. हाँ, चलो हो गया तेरा स्टोरी। चल स्क्रीनशॉट ले ले पहले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। तो स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल क्यों है, कंजर्वेटिव क्यों है, पूरा हमने प्रूव किया। अब हम और भी एक्स्ट्रा बातें करते हैं, टेक्स्ट बुक की ही बातें हैं। हाँ, ये कुछ बेसिक ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। भी आउट ऑफ द थियरी थोड़ी बात कर रहा हूँ, इसको थियरी में नहीं लिखना है, ठीक है? ये भाई ये सब फॉर्मूले तो आते नहीं यार, अब छोड़ो ना, बहुत हो गया, इनको हटाओ यहाँ से, इतना स्पेस खा रहे ये लोग। मेरे को तो ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है स्प्रिंग के मामले में। देख क्या, तो ये फोर्स जो है वो के एक्स है, और स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है ना? हाँ, ये 2 यूजफुल फार्मूला वर्क करेगा, ठीक है? अब कुछ बेसिक ग्राफ हैं जो तूने चैप्टर 1 to 5 में कहीं ना कहीं सीखे होंगे, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मान ले नहीं सीखे तो मेरी थियरी का वैल्यू नहीं होगा तेरे को, तो मैं ऊपर से फंडामेंटल ग्राफ बता देता हूँ फटाफट। देख, तो बेसिक ग्राफ जो हमको साइंस में चाहिए होते हैं, बेसिक ग्राफ्स क्या है? पहला देख, जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y है, और मैं बोलूँ तुझे कि x और y का ग्राफ बना दो भैया, तुझे रिलेशन पता चल गया ना कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसे बनाना है। ये ग्राफ नहीं है, ये तो एक्सिस बना है, ग्राफ तो अब बनेगा रेड कलर से। देख ऐसे ऐसे बनता है, लीनियर है ना? हाँ, अब अरे रुक, दूसरा केस। अब मान ले x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -y, तो -y है ना, तो डाउनवर्ड आएगा, -y इधर बनेगा। हाँ, सिंपल, नीचे की तरफ बनेगा ना, 4th क्वाड्रेंट में ऐसे। ये हो गया -y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -y। वन मोर, यहाँ पे लेते सर, जगह वेस्ट नहीं होता। अरे यहीं पे रहने दे, बाद में देख लेंगे। चल, वन मोर, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे थोड़ा सा कर्व होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा माइनर कर्व, अप्रोक्सीमेट लीनियर जैसा ही दिखेगा, ठीक है? वन मोर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y स्क्वायर, तो इसका ग्राफ डीप कर्व होगा, पैराबोलिक टाइप, यूं पूरा दिख रहा है कर्व। हाँ, ठीक है? चल एक और ले, 5th नंबर का ग्राफ। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ ऐसे बनाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसे बना, पैराबोला।
प्रोजेक्टाइल मोशन भूल गया? प्रोजेक्टाइल मोशन में यही था ना कि दो वेरिएबल थे, एक 1 पावर था, एक पे स्क्वायर था, तो ऐसा होता है तब ग्राफ पैराबोलिक बनता है ना, प्रोजेक्टाइल टाइप। ठीक है, ये 5 बेसिक ग्राफ है जो तेरे बहुत काम आने वाले हैं। अब एक और फंडा देता हूं तेरे को। क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये जानता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो क्या साहब, इन दोनों का जो ग्राफ होता है ना, उस ग्राफ का एरिया तुझे ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। पता है तेरे को भाई, ये वेलोसिटी है और ये मान ले टाइम है, और तूने उसका ग्राफ बना दिया ऐसे, सर देखो ऐसे ग्राफ आया यूं, तो इस ग्राफ ने जो एरिया कवर किया ना, यस, ये एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये एरिया का जो आंसर आता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चैप्टर 3-4 का फंडा है। वन मोर फंडा फ्रॉम दीज चैप्टर्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वही इन दोनों का ग्राफ तुझे आंसर में ये देगा, देता है रे, बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ देख, एक्सेलरेशन एंड टाइम, मान लो उसका ग्राफ तूने बनाया ऐसा लीनियर होना जरूरी नहीं है, नहीं होता है, लेकिन बना दिया, तो ये जो एरिया मिलेगा ना, दैट एरिया विल गिव यू द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्राफ के ऐसे कुछ रूल होते हैं बेसिक। अब यहाँ पे देख तेरे साथ क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला जानता है, ऐसा वाला नहीं जानता? रुक, तो इसको तो जानता होगा पक्का, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ। फॉर्मूले तो तुझे जानने ही होते, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। मैं फॉर्मूला ही प्रूव करने बैठूं, जैसे ये सब तुझे पता है वैसे ये भी फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए। तो देख, सेम सिचुएशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ बनेगा, उसका एरिया तुझे पोटेंशियल एनर्जी देगा। अरे पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी नहीं है, हाँ ठीक है। तो चल, यहां पे तूने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया कवर होता है, दैट एरिया इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यू, एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क फॉर यू। तो वर्क फाइंड करना है, तो ये सारे फॉर्मूले लगाते हैं ना, हम कहाँ गए, सब गुम गए, भाग गए सारे के सारे, छोड़ गए। ठीक है, वर्क फाइंड करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है ना, उसका एरिया पता कर ले, वो जो आंसर आएगा वही तेरा वर्क होगा। तो यहाँ पे हम जो वर्क अभी कब से प्रूव कर रहे थे ना, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाँ, इस वर्क को जो हमने इंटीग्रेशन से फाइंड किया, उसको फिर से एरिया से भी फाइंड करना है। तो अब यहां से जो पॉइंट लिख रहा हूं वो थियरी के अंदर लेना है। क्या लेना है? यस, क्या कि एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस द वर्क। यस, लिख, एरिया ऑफ ग्राफ स्प्रिंग फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। चल, तो ग्राफ बना लो फोर्स और एक्स का, फिर उसका एरिया देखते हैं, घबराने का नहीं। देख, जैसे ये रहा एक्सेस, दिख रहा है, ये मान ले फोर्स वाला एक्सेस है और ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सेस है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे सर फोर्स को और एक्स का? तो देख, ग्राफ बनाने का इजी पैटर्न बताए ना, जिन दोनों का ग्राफ बनाना है उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है वो पता कर। देख, उन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ बना, ऐसा रिलेशन है तो ऐसा बना, ऐसा रिलेशन है तो ये बना। तुझे रिलेशन तो पता होना चाहिए, है ना। तो पता है स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन? अरे मेरे को पता है साहब, ये रहा, हाँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, पता है ना। तो ये वाला ग्राफ बनेगा दोस्त, यहाँ पे ऐसे, ऐसा ग्राफ बनेगा, हाँ, डाउनवर्ड, राइट, वेरी गुड। इस ग्राफ का ये पॉइंट क्या शो करता है? एक्स है ना, एक्स एक्सिस पे, तो इसको मान ले एक्स एम, और ये क्या शो करता है? फोर्स। ठीक है, अब एरिया, तो ये रहा, देख, इतना एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे, और ये जो एरिया उसका शेप ट्रायंगल आ रहा है, देख इतना ट्रायंगल शेप आ रहा है ना। तो चल एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज ऑफ ट्रायंगल इज हाफ एल्टीट्यूड एंड बेस, हाँ, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। चल देख, इसका एल्टीट्यूड क्या है, ये रहा, कितना है? एफएस जितना है ना, हाँ, तो ले ले एफएस, और बेस क्या है, ये रहा एक्सएम। ठीक है, हो रहा है, आंसर आ रहा है। देख, यहाँ पे दिख रहा है टेक्नीशियन नीचे,
ये फोर्स को क्या लेगा, के एक्स, और ये क्या हो गया, एक्स एम। तो देख तेरा एरिया आ गया, क्या आया एरिया, इधर लिख रहा हूँ भाई, एरिया आया अपना हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और जो एरिया है वही वर्क है। तो देख सेम टू सेम फॉर्मूला आया कि नहीं, फिर से आया कि नहीं। तो मानना पड़ेगा ना तेरे को कि हाँ सर ये पैटर्न तो अपन ने कभी ध्यान में लिया ही नहीं, सिर्फ सम्स करके आगे निकल गए। नहीं, ये सारी तेरी कलाएं हैं, तेरा हुनर है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को डील करने की। जब तू न्यूमेरिकल के साथ डील करने निकला है तो क्या ये सब तेरे स्टॉक में है, तेरे ब्रेन में है तो उस टाइम तुझे तुरंत याद आएगा और तू न्यूमेरिकल क्रैक कर पाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पे हार्ड वर्क करना है, ये बेसिक ज्ञान है जो हर वक्त दिमाग में नहीं आता है। आज पढ़ा रहा था और आ गया तो दे दिया, ठीक है। मतलब ये पूरा ग्राफ मैंने तुझे समझाया है टेक्निकली, कहीं पे तूने रटा नहीं है, नहीं ना। चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, ये जो इंपॉर्टेंट ग्राफ था वो भी आगे भी चाहिए होगा, तो मैंने साइड में ले लिया तेरे लिए, ठीक है। यहाँ से देख के अपन अपना कनेक्ट करेंगे टॉपिक। ओके ठीक है दोस्तों, अब देख एनर्जी कंजर्वेशन एक्सप्लेन करो और ब्लॉक का वेलोसिटी पता करो मिड पॉइंट पे। ऐसा क्वेश्चन भी आता है स्प्रिंग के मामले में, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। नंबर तो इसको 11 ही रखता हूँ, नंबर तू अपने हिसाब से अपने नोटबुक में डाल दिया कर, ठीक है। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मैटर्स, ठीक है। इसलिए एक दांसू ड्राइंग लेते हैं अपन, चल देख अपना खुद का। ये रहा जैसे ब्लॉक तेरा नॉर्मल पोजीशन पे यहाँ पे, ठीक है। ये इस ब्लॉक के लिए x इज इक्वल टू 0 सिचुएशन है। ये हो गया अपना स्प्रिंग। अब मैं 3-4 और ड्राइंग नहीं ले सकता, जगह कम है। तू समझ ले कि इस ब्लॉक को और खींचा है, तो मान ले यहाँ तक आ गया ब्लॉक, पूरा खींचा, स्प्रिंग ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तू समझ जाना। हाँ, फिर छोड़ोगे तो वापस रिटर्न में इधर पहुँचेगा कहीं पे, जैसे 2-3 फिर यहाँ पे पहुँचेगा। 2-3 जगह इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पे अपना अपना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। चलो करते हैं कुछ। देख सबसे पहले ब्लॉक को यूँ खींचा, यहाँ तक रखा, ओके, फिर छोड़ा तो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, है ना। तो ये वाला सिचुएशन है, तो ये अपना इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से अपने को छोड़ना है। तो इस इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सब देखना पड़ेगा। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी जानता है, बस क्या यार, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स K + V, यही तो होता है, K + V, पोटेंशियल और काइनेटिक। क्योंकि फ्रिक्शन तो लिया नहीं अपन ने यहाँ पे, हाँ, वरना फ्रिक्शन भी ऐड होता है इसमें, ठीक है। चल, तो ब्लॉक सबसे पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, xm जितना, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। लगा दिमाग, नहीं लग रहा है, बता दो। काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्यों, क्योंकि तूने ब्लॉक को खींच के पुल करके पकड़ के रखा है रेस्ट पे ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। अब दूसरा, ब्लॉक को यूँ खींचा है ना, यूँ, तो वर्क हुआ होगा ना, वो वर्क उसके अंदर स्टोर हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हाँ, क्या होगा वो वर्क, ½ K xm²। स्प्रिंग का वर्क इसी फॉर्मूले से लाते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन फर्स्ट सिचुएशन, इन दोनों का प्लस ½ K xm² हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरा सीन, जैसे ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो अब ये रह गया x पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, x। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्मूला, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का नाम बदल के x हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 0 ले लूँ, सोच ले, सोच लिया, 0 कैसे लेगा भाई, यहाँ पे ये रुका हुआ थोड़ी, रेस्ट पे थोड़ी है। तूने जैसे ही यूँ पुल किया और यहाँ से यूँ छोड़ा, तो यहाँ पे मोशन में है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है वो, तो यहाँ पे रुका हुआ, नॉट ऑन रेस्ट स्टेशनरी सिचुएशन। सो काइनेटिक एनर्जी है, कितना है, फार्मूला है ½ mv², और क्या उसमें डरने का क्या, ½ mv, v मतलब स्मॉल v ले ले वेलोसिटी, क्योंकि कैपिटल V तो पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा, तो चलो ले लो प्लस, ½ mv² प्लस ½ K x²। ये हो गया इधर का एनर्जी का हिसाब किताब। हाँ, अब जब यहाँ पे आ गया तब सोच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। उल सोल कैसे, ओले कैसे, क्या रख फार्मूला, ½ K x²। इस पोजीशन पे x क्या है, 0 हो गया, आंसर 0। हाँ, तो
ब्लॉक अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या शो करता है, 0। ऐसे भी समझा जा सकता है, ब्लॉक यहाँ तक आ गया है, वापस उसको खींचने में वर्क लगता है, तेरा छोड़ने के बाद वो वर्क धीमे धीमे खाली हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है, और यहाँ पे आते थे पूरा खाली हो जाता है वर्क, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 0 हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देख, यहाँ पे दोस्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। क्यों? बस क्या, उसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी था सब खर्च हो चुका है, देख नाउ इट इज 0, तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बन गया ना। अब इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं बन पाएगा, तो ये मैक्सिमम लेवल आ गया ना काइनेटिक एनर्जी का, तो मैक्सिमम लेवल है तो वेलोसिटी का भी मैक्सिमम लेवल है, तो इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी भाई, जितना आपने खींचा बस, इससे ज़्यादा नहीं खींचोगे तो उससे ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इधर। ठीक है, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का प्लस ½ mv/m²। ठीक है, अब तू ऐसे मत लिखना है एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले यहाँ पे मस्त पैराग्राफ देना, टाइटल देना क्या कि इन फिगर 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्लॉक आर शोन, ब्लॉक इज पुल्ड अप टू xm डिस्टेंस इनिशियली। बस, फिर पहला टाइटल लगा क्या कि इनिशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, फिर ये तीनों का लिस्ट लिख दे। फिर दूसरा पैराग्राफ लगा इट x पोजीशन एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ये तीनों लिख दे। फिर थर्ड इट x0 पोजीशन एनर्जी ऑफ ब्लॉक, फिर ये तीनों लिख दे। ऐसा चलेगा, लिख पाएगा ना, सिर्फ इनके ऊपर टाइटल लगाने कि इट xm पोजीशन एनर्जीज आर दिस, इट x पोजीशन एनर्जीज आर दिस एंड इट x0 पोजीशन एनर्जीज आर दिस। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में वेरी बदल सकता है, बट टोटल एनर्जी उतना ही रहना है, मैकेनिकल एनर्जी उतना ही रहना है। हाँ, जैसे किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो समझना वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन टोटल को बदलने नहीं देगा। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे धांसू थॉट आ रही है, देख भाई तू सम्स में बहुत हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये तीन एनर्जी इक्वल रहेगा मैकेनिकल वाला। हाँ, पोटेंशियल काइनेटिक बदलता है, देख जैसे यहाँ पे काइनेटिक 0 है लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, फिर यहाँ पे अलग हो गया। पोटेंशियल देख यहाँ पे इतना है फिर 0 हो गया। पोटेंशियल काइनेटिक बदलता रहता है, टोटल एनर्जी इक्वल रहेगा तो उसका हमको ये फायदा है कि हम सबको इक्वल ले सकते हैं। तो चल एक पैटर्न बनाते हैं इन दोनों का, पहले ये दोनों को इक्वल समझ के कुछ इक्वेशन लाते हैं। चल E1 क्या लेना है, ½ k xm², E2 क्या लेना है, ½ mv² प्लस ½ k x²। तो एक तुझे बढ़िया सा इक्वेशन मिल गया है दोस्त। हाँ, ये पढ़ाना चाह रहा हूँ तेरे को इक्वेशन, कब से समझ रहा है कि स्प्रिंग के मामलों में ऐसा इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तब, रटा हुआ कुछ नहीं काम आएगा। हाँ, तो यहाँ से प्रैक्टिस तो मिल रहा है ना कि हाँ सर ऐसे इक्वेशन बनते हैं, दो एनर्जी को इक्वल करके कंपेयर करके इक्वेशन बनते हैं। चलो एक और बनाता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करो, E1 और E3 को, E1 और E3 को कंपेयर करके कुछ बनाते। चल E1 क्या है तेरा, ½ k xm², E3 क्या है, ये रहा ना ½ mv/m², 2 कैंसिल, Vm² को सब्जेक्ट बना दे तो ये मास नीचे चला जाएगा, k बाय मास xm², ये स्क्वायर हटा दे, ये आ जाएगा रूट, तो ये हट जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड का भी फॉर्मूला बन गया। ले, इतना सा मैथमेटिक्स है, अब इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। ये मैक्सिमम स्पीड मिड पॉइंट पे यहाँ पे होता है, उसका फॉर्मूला ये है, इससे आंसर आता है। ये तो याद रख ले, काम आएगा तेरा स्प्रिंग के मामलों में। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खुद बनाएंगे हम कि कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, काइनेटिक कितना है, टोटल कितना है, ऐसे खुद बना लेंगे सम्स में। घबराना नहीं, कीप वॉचिंग माय वीडियो, सम्स भी आएंगे इसके दासू। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, काम आ सकता है MCQ ESQ में। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखने को बढ़िया मिली, क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के मामलों में हमको हर बार काइनेटिक एनर्जी ऐसा लेने का आदत है, ½ mv², लेकिन यहाँ पे हम इसको ½ k xm² भी लेंगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ, राइट, क्योंकि इक्वल दिखा रहा है ना, तो ले सकते हैं, मना कौन करेगा। हाँ,
ठीक है, बढ़िया। चल दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले, अब एनर्जी के ग्राफ देखेंगे फिर घर जाएंगे। चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब ग्राफ है लास्ट, बस 2-4 मिनट का बचा हुआ है। ग्राफ में मेहनत नहीं लगेगा ज़्यादा, यहाँ पे सीखा हुआ है ना अपन ने पैटर्न। देख मैंने क्या बोल सिखाया था कि किसी का भी ग्राफ बनाना है तो उसका रिलेशन पता लगाना पड़ता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इन्वर्सली है तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा है तो ऐसा बनाएंगे। तो देख सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। फॉर एक तो देख इधर बनेगा ऐसे, ये रहा सपोज तेरा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा तेरा काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे ग्राफ बनेगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ये तो जानते हैं, हाफ mv², लेकिन v का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी तो बताया था स्प्रिंग के मामलों में इसको तू हाफ kxm² ले सकता है ना, लेता है कि नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी का कैपिटल K है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों अलग है। हाँ तो ये सारा कांस्टेंट है, तो रिलेशन क्या बन रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ xm। बन गया मस्त रिलेशन, स्क्वायर वाला रिलेशन। ये रहा, देख दिख रहा है? तो ऐसा ग्राफ लेगा पैराबोलिक। हाँ लेकिन एक दिक्कत है, इसका पैराबोलिक ग्राफ ऊपर से आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा। क्यों भैया? तो बोल रहा है स्प्रिंग पढ़ा रहा, रुक बताता हूँ। ये तेरा नॉर्मल पोजीशन है, जीरो पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। अभी तो देखा था तूने, देख ये ब्लॉक इधर है, जीरो पोजीशन पे खींच के यहाँ पे ले गए, फिर वापस यहाँ तक आया। तो जब ब्लॉक यहाँ पे पास होता है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना। अभी तो पढ़ा अपन ने, उसी का तो तूने स्क्रीनशॉट लिया कि जब x जीरो पोजीशन होती है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर वहाँ से डाउनवर्ड कम होना शुरू होती है और यहाँ तक आते आते जीरो हो जाती है। ऐसे बनेगा, राइट? फिर मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, याद रखना। चल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखते हैं। ये हो गया v, ये हो गया x। पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी पता है रे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x², दिख तो रहा है ना? तो सीधा ले, बना ले पैराबोलिक। जीरो से स्टार्ट किया क्योंकि x जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हो गया। अब थर्ड वन ये, तो देख टोटल एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसका तो सीधा ही आएगा, जा जलसा करा। क्यों? ब्लॉक किसी भी पोजीशन पे हो, x पे हो, xm पे हो, कहीं पर भी हो, उसका टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आता है ना। हाँ अब इन तीनों ग्राफ को मर्ज करके टेक्स्ट बुक में तेरे मस्त ग्राफ दिया हुआ है, तो अपन भी कर देते ना, अपन कहाँ डरते। देख ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, फिर ये ब्लू कलर से हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, फिर ये हो गया टोटल एनर्जी का ग्राफ। देख अच्छे से करना, यहाँ पे ये मेरी तरह मत करना लापरवाही। ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल और ये डिस्प्लेसमेंट। बोल दोस्त क्या बोलता है? मजा आया ग्राफ में? पक्का? मुझे लगा तेरा कॉन्फिडेंस हाई है इसलिए थोड़ा स्पीड में लिया होगा, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है फिर यार। ओके तेरा स्क्रीनशॉट तो हो चुका होगा। अच्छा लगा वीडियो? तुझे लगा कि सर ने सही में मेहनत की है, अच्छा लगा तो कमेंट में तो लिखे यार, कहाँ जा रहा है? बिना कमेंट लिखे वीडियो देख लिया, अपना काम हो गया। मतलब इतना सेल्फिश नहीं होने का। लगता है कि सही में तेरा ओपिनियन है कि सर बढ़िया मज़ा आया, तो लिख के सर झंडे गाड़ दिया आज तो, स्प्रिंग के तो मतलब धज्जियाँ उड़ा दी। अच्छा इन मैटर्स में स्प्रिंग खत्म नहीं हो रहा है, स्प्रिंग के सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके स्प्रिंग अपना तगड़ा होगा। फिर स्प्रिंग में और भी है, स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, वो सब आएगा, है ना? ठीक है, तो कीप वेटिंग फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। ओके बाय।